हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड वैभव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुंदेलखंड के इतिहास के विषय में। बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूं कि बुंदेलखंड कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। बुंदेलखंड से हमारा मतलब महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित उस दर्शान देश तथा विदेशी यात्रियों द्वारा वर्णित उस ऐतिहासिक जुझौती देश से है जो भारत के मध्य भाग में स्थित है। यमुना, नर्मदा, चंबल तथा टोंस नदियों से घिरा तथा उसके समीपवर्ती उन जिलों तक विस्तृत है जहां बुंदेलखंडी बोलने वाले लोग बसते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड की धरा पर ऐसे ऐसे वीरों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपने प्रभाव से इतिहास और काल की दिशा ही मोड़ दी। इस क्षेत्र का इतिहास, सांस्कृतिक वैभव और साम्राज्यों के अस्थि अवशेष यहाँ के महलों, बावड़ियों, किलों और नगरों में बिखरे पड़े हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं, युद्ध, हिंसा और वीरता आज भी अपनी गाथाएं कहने को व्याकुल रहती है। यह भारत के मध्य में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य बोली बुंदेली है। बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम भी रोशन किया है और वे इतिहास में अमर हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ के कलचुरी, जय शक्ति, वाकाटिक, परिहार, चंदेल, खंगार और बुंदेले एक ऐसे इतिहास का निर्माण कर गए हैं जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। बुंदेलखंड के महान योद्धा में आल्हा उदल, महाराजा खेत सिंह खंगार, महाराजा वीर सिंह जूदेव, चंपत राय, लाला हरदौल, महाराजा छत्रसाल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, दानवीर डॉक्टर हरिसिंह गौर, पहाड़ सिंह, मधुकर शाह जैसे कई महान योद्धा हुए जिन्होंने अपना नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र, परशुराम, द्रोणाचार्य, नल, दमयंती, अत्रि, दत्तात्रेय आदि महर्षि इसी भूमि की देन है। संगीतकार तानसेन, गायक बैजू महाराज, मृदंग वादक कुडऊ, विश्व विजयी गामा पहलवान इसी माटी में जन्मे हैं। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड का बहुत योगदान रहा है। किसी विद्वान ने कहा है, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से बुंदेलखंड का योगदान निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है। इस क्षेत्र के प्रमुख साहित्यिक मनीषियों में सर्वश्री गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य केशवदास, आचार्य पद्माकर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, लोक कवि ईश्वरी, कवि मुंशी अजमेरी, सियाराम शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा, श्री अंबिका प्रसाद दिव्य तथा केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड की भूमि के विषय में अब्दुल रहीम खान खाना ने यह पंक्तियां अभिव्यक्त की हैं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। दोस्तों, यद्यपि बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमा निश्चित नहीं है, फिर भी यहाँ के साहित्यकारों व इतिहासकारों ने बुंदेलखंड की सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया है। सर्वश्री वियोगी हरि ने बुंदेलखंड की सीमा को महाराजा छत्रसाल के शासन भूमि को देखकर निर्धारित की थी। वियोगी हरि जी लिखते हैं, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोस, छत्रसाल सो लड़न की रही ना काहू होश। वे कहते हैं, उत्तर में यमुना नदी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में चंबल नदी से पूर्व में टोस नदी तक जो क्षेत्र आता है वह महाराजा छत्रसाल की राज्य शासन भूमि है, अर्थात बुंदेलखंड की भूमि है, जिस पर कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो महाराजा छत्रसाल से युद्ध कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत से जिले आते हैं जो सम्मिलित होकर बृहद बुंदेलखंड भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसमें प्रमुखता उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट आदि जिले आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश से छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पन्ना, दमोह, दतिया आदि प्रमुख जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त भी और क्षेत्र बुंदेलखंड में शामिल किया जाता है।
दोस्तों, अगर आप बुंदेलखंड का पूरा विधिवत इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर काशी प्रसाद त्रिपाठी की बुंदेलखंड के इतिहास से संबंधित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुस्तक ओरछा का इतिहास भी बुंदेलखंड का इतिहास जानने के लिए उपयुक्त पुस्तक है। बुंदेलखंड के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक ठाकुर प्रतिपाल से की बुंदेलखंड का इतिहास भी पढ़ी जा सकती है। दोस्तों, बुंदेलखंड के सामान्य ज्ञान पर आधारित मिस्टर विजय कुमार मेहरा की पुस्तक बुंदेलखंड सामान्य ज्ञान अध्ययन भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़कर आप बुंदेलखंड के तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत होंगे। दोस्तों, हम बुंदेलखंड का इतिहास 4 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग में हम बुंदेलों का बीजारोपण देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे बुंदेले कहां से आए, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। इसकी समय अवधि सन 1048 से 1231 तक होगी। सामान्यतः यह काल बुंदेलों की उत्पत्ति का समय रहा है। इस कालखंड में उनकी राजधानी महोनी हुआ करती थी। द्वितीय भाग में हम गढ़कुंडार के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सल्तनत काल की अव्यवस्था के चलते बुंदेलों ने किन परिस्थितियों में अपने राज्य का विकास किया। दोस्तों, गढ़कुंडार सन 1231 से सन 1539 ईस्वी तक बुंदेलों की शासन भूमि रही। तृतीय भाग में हम ओरछा के बारे में पढ़ेंगे, जो सन 1539 से 1782 ईस्वी तक बुंदेलों की राजधानी रही। दोस्तों, यह काल भारतीय इतिहास में मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में बुंदेलों का सांस्कृतिक व साहित्यिक वैभव चरम पर था। चतुर्थ भाग में हम ब्रिटिश काल के अंतर्गत राजधानी टीकमगढ़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बुंदेलखंड का विधिवत इतिहास आरंभ करने से पूर्व इससे पूर्व की परिस्थितियों को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, सन 550 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतीय राजनीति में भयंकर उलटफेर हुए। इसी उथल पुथल में रजवाड़ों के निर्माण की बाढ़ सी आ गई थी। भारत देश में जगह जगह जातीय राज्य बन रहे थे। अव्यवस्था का वातावरण इतना था कि जिसे जो भूमि मिली अपने कब्जे में कर ली और वहां का राजा बन बैठा। बाहर से आने वाले आक्रमणकर्ता, लुटेरे, सुल्तान और उनके गुलाम, उसके पश्चात आने वाले मुगल सम्राट तक ने जिसे जहां जिस स्थिति में देखा या पाया उसे उसी स्थिति में मान्यता दे दी थी। चंदेलों की अव्यवस्था का फायदा मिर्जापुर बनारस की गहरवार शाखा ने इस पर्वतीय विंध्य भूमि को अपने अधिकार में लेकर उठाया। दोस्तों, इस क्षेत्र को विंध्य भूमि भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वतों की विशाल श्रृंखला पाई जाती है। गहरवार विंध्य भूमि में विंध्येला कहलाए, जो मुख सुख से बुंदेला में परिवर्तित हो गए, जो प्रशासनिक शक्ति के कारण एक क्षेत्रीय उच्च क्षत्रिय जाति के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसी अनेक प्रशासनिक जातियां बनी पाई जाती है, जैसे बघेलखंड के बघेला, रुहेलखंड के रुहेला, महाराष्ट्र के मराठा आदि। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बुंदेलों के बीजारोपण से संबंधित महोनी का इतिहास देखते हैं। महोनी उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के अंतर्गत पहुंच नदी के तट पर बसा एक कस्बा हुआ करता था। महोनी में बुंदेलों का इतिहास सन 1048 से सन 1231 ईस्वी के मध्य का है। दोस्तों, इस समय बनारस के गहरवार राजा कर्णपाल की मृत्यु हो जाने पर उसका बड़ा पुत्र वीर एवं छोटा पुत्र अरिवर्मा ने अपने मझले भाई हेमकरण से लड़ झगड़ कर बनारस से भाग जाने को मजबूर कर दिया था। हेमकरण, जो देवी माता का बहुत बड़ा भक्त था, साहस बटोरकर इस विंध्यावटी में आ गया। दोस्तों, एक लोककथा के अनुसार हेमकरण देवी विंध्यवासिनी का अनन्य भक्त था। उसने एक बार अपना सर या जीव देवी के चरणों में अर्पित कर दी थी, जिससे रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन्हीं रक्त की बूंदों से बुंदेलों का जन्म हुआ।
दोस्तों सन 1048 से सन 1071 ईस्वी के मध्य हेमकरण ने अपने पुरुष एवं चतुराई से महोनी क्षेत्र में प्रभाव स्थापित कर लिया था। वह हेमकरण बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका पुत्र वीरभद्र, जिसका शासन सन 1071 से 1087 ईस्वी के बीच रहा, वो भी बहुत प्रतापी एवं सफल राजा रहा। उसने अटैर भदौरिया से छीनकर महोनी में मिला ली थी। जो कुछ प्रभाव मुसलमानों का इस क्षेत्र में हुआ था, उसे तातारखा को हराकर नष्ट कर दिया था। दोस्तों वीरभद्र के पश्चात करणपाल सन 1087 से 1112 तक, किन्नर शाह सन 1112 से 1130 तक, सौनक देव सन 1130 से 1152 तक, नौनक देव सन 1152 से 1169 तक, मोहनपति 1169 से 1197 तक, अभ्याभूत सन 1197 से 1215 तक, तथा अर्जुनपाल सन 1215 से 1231 ईस्वी तक महोनी के शासक रहे। इस काल में महमूद गजनवी एवं गोरी के लगातार आक्रमणों से जनता भयभीत थी, जिसका लाभ इन राजाओं ने खूब उठाया। दोस्तों बुंदेलखंड के इतिहास में अब हम दूसरा भाग गढ़कुंडार का देखेंगे। महोनी का अंतिम राजा अर्जुनपाल था। अर्जुनपाल की एक रानी से सोहनपाल और एक अन्य रानी से वीरपाल तथा दयापाल पैदा हुए थे। अर्जुनपाल की मृत्यु होने के बाद इन तीनों भाइयों में विवाद उत्पन्न हो गया। लड़ झगड़ कर सोहनपाल महोनी छोड़कर गढ़कुंडार के क्षेत्र में आ पहुंचा। दोस्तों गढ़कुंडार बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ का किला बहुत ही अच्छा है और देखने लायक है। अगर आप बुंदेलखंड में किसी भी जगह आते हैं तो गढ़कुंडार का किला अवश्य ही देखें। इस किले की यह विशेषता है, दूर से यह स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु जैसे जैसे इसके नजदीक जाते हैं यह आंखों से ओझल होते जाता है। इस किले का वास्तुशिल्प अद्भुत है। गढ़कुंडार निवाड़ी जिले में है, जिसका गिद्धवाहिनी मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सोहनपाल अपने भाइयों से लड़ झगड़ कर गढ़कुंडार पहुंचा। गढ़कुंडार में उस समय चंदेलों की सत्ता के पश्चात खंगार जाति के हुरमत सिंह राजा बन गए थे। हुरमत सिंह महाराजा खेत सिंह खंगार का वंशज था। दोस्तों महाराजा खेत सिंह खंगार बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। हुरमत सिंह खंगार कुशल राजा था, परंतु निम्न जाति का होने के कारण क्षेत्र की उच्च वर्ण क्षत्रिय जातियां उससे ईर्ष्या करती थी। मुस्लिम शासकों के आक्रमण का भय भी बना रहता था। सांप्रदायिक कला का लाभ सोहनपाल ने उठाया। उसने क्षेत्र के पवार तथा धनधेरों को संगठित किया तथा सन 1258 ईस्वी में एक उत्सव में शराब पिलाकर हुरमत सिंह खंगार को मारकर स्वयं गढ़कुंडार कर राजा बन बैठा। दोस्तों ऐसा बताया जाता है सोहनपाल स्वयं गढ़कुंडार का राजा बनना चाहता था। उसने अपने दिमाग से काम लिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह हुरमत सिंह खंगार के पुत्र से करने का प्रस्ताव हुरमत सिंह खंगार के समक्ष रखा। हुरमत सिंह खंगार तैयार हो गया। कहते हैं हुरमत सिंह खंगार ने देवरा गढ़ी में विवाह का कार्यक्रम तय किया और अपने सगे संबंधी तथा राज दरबारियों को बारात में शामिल किया। सोहनपाल सभी खंगार बारातियों को खूब शराब पिलाई और जब वे मदहोश हो गए तो उनका सर कलम कर दिया। तो दोस्तों गढ़कुंडार का यह भी एक रक्त रंजित इतिहास है। गढ़कुंडार में सोहनपाल ने सन 1231 से सन 1259 ईस्वी के मध्य राज्य किया। उसके पश्चात 9 राजा और हुए, जिनमें क्रमशः सहजेंद्र, नोंकदेव, पृथ्वीराज, राम सिंह, रामचंद्र, मैननिमल, अर्जुन देव, मलखान सिंह एवं रुद्र प्रताप थे। भारतीय इतिहास में यह समय संक्रांति का था। सुल्तान शासक एवं मुगल अपने को कायम रखने की उधेड़बुन में लगे थे, जिसका उपयोग चतुर राजाओं ने अपने राज्य बनाने में किया।
इब्राहिम की हार एवं बाबर की जीत के संधि समय में रुद्र प्रताप ने अपना राज्य बढ़ा लिया था। रुद्र प्रताप का बढ़ता हुआ प्रभाव मुस्लिम शासकों को खटकने लगा था। रुद्र प्रताप भी आने वाले खतरे से सावधान थे। इसी दृष्टि से उन्होंने बेतवा के तट पर ओरछा को राजधानी हेतु उचित एवं सुरक्षित समझा। दोस्तों, ओरछा बाहरी आक्रमण की दृष्टि से सुरक्षित स्थान था। ओरछा में बहने वाली बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित होती है, जो ओरछा की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त सतार नदी भी है। यह नदी भी ओरछा को सुरक्षा प्रदान करती थी। सन 1531 ईस्वी में ओरछा में किले की नींव डाली गई। किला सन 1539 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। किले के साथ ही साथ बस्ती निर्माण का कार्य भी कराया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से भी भवनों का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, बुंदेलखंड के इतिहास के अंतर्गत अब हम तीसरे अध्याय ओरछा में आते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड के इतिहास का यह वीडियो लगभग 17 मिनट का बन चुका है। बुंदेलखंड के इतिहास का तीसरा भाग और चौथा भाग हम बाद में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपको ओरछा से संबंधित बुंदेलखंड का इतिहास और ब्रिटिश काल के अंतर्गत टीकमगढ़ का इतिहास भी जानने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।